एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शिवानी एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ नेचुरल लॉ स्कूल के बारे में, या जनरली जब हम नेचुरल लॉ थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं जूरिस्प्रूडेंस में, उसके बारे में। लास्ट क्लास में हमने एनालिटिकल स्कूल के बारे में पढ़ा था एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस जस्ट मूव फॉरवर्ड टू आवर लेक्चर। सो ये जो नेचुरल लॉ थ्योरी होती है, it is what is it? It is also called law of God, law of reason, moral law, divine law, universal law, unwritten law, ये सब कुछ। ओके अगर समझने के लिए हम इसे एनालिटिकल लॉ स्कूल से अगर कंपेयर करें, सो नेचुरल लॉ इज़ अ हायर लॉ और लॉ ऑफ नेचर। इट इज़ कंसिडर्ड कि इट इज़ कॉमन टू ऑल ऑफ द ह्यूमैनिटी, और ये माना जाता है कि लॉ जो होती हैं, नेचुरल लॉ थ्योरी में माना जाता है कि लॉ जो है वो एथिक्स और मॉरल्स में बेस्ड होते हैं। तो अगर हम एनालिटिकल लॉ स्कूल के रेफरेंस में समझें तो एनालिटिकल लॉ में बस हम पॉजिटिव लॉ की बात करते हैं, लॉ एज इट इज़ की बात करते हैं, और इसमें हम मानते हैं कि लॉ कैसा होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, मॉरल्स एंड एथिक्स से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, दिस लॉ ऑल्सो स्टेट्स कि लॉ जो है उसको फोकस करना चाहिए, क्या चीज़ें सही हैं क्या गलत है, इस पे फोकस करना चाहिए। ये माना जाता है कि लॉ जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल खेलता है किसमें, ये इस्टेब्लिश करने के लिए कि मॉरल और एथिकल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। एंड नेचुरल लॉ जो है वो किस बेसिस पे ले डाउन हुआ है, ये माना जाता है, जो भी मोस्टली नेचुरल लॉ थ्योरी के प्रोपोनेंट्स हैं वो मानते हैं कि ह्यूमंस जो हैं वो रीजनेबल क्रीचर्स होते हैं, दे हैव दिस पावर ऑफ रीजनिंग एंड दे कैन चूज बिटवीन गुड एंड बैड। तो जहाँ पे भी आपको ये सारी चीज़ें पता चले, डिवाइन, मॉरल, एथिक्स एंड रीजन, ये सब जो है ये मोस्टली नेचुरल लॉ थ्योरी से रिलेटेड होते हैं। नेचुरल लॉ थ्योरी ये भी मानती है कि जो लॉज होते हैं ये कॉमन होते हैं हर सोसाइटी में, चाहे इंडिया हो, चाहे यूके हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे नॉर्थ कोरिया हो। अगर कोई लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल है तो वो नेचुरल लॉ होते हैं। इट वुड बी इरिस्पेक्टिव ऑफ चाहे वो रिटन हो चाहे अनरिटन हो, एंड सम फिलोसफर्स ऑल्सो से इट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम व्हेन वी टॉकिंग अबाउट। माना जाता है कि नेचुरल लॉ हर समय हर जगह एक जैसा रहता है। इट हैज़ टू बी रैशनल एंड रीजनेबल। नेचुरल लॉ थ्योरी के प्रोपोनेंट्स मानते हैं कि जो लॉ है इट इज़ अ लॉजिकल प्रोग्रेशन, कि हम जब मॉरल्स की बात करते हैं तो मॉरल्स से आगे बढ़ के हमें लॉ मिलता है। तो जो चीज़ें मॉरली गलत होती हैं वो लॉ के अगेंस्ट होंगी, और जो चीज़ें मॉरली सही होती हैं वो कभी लॉ के अगेंस्ट नहीं हो सकती हैं। ठीक है, एंड नेचुरल लॉ एग्जिस्ट रिगार्डलेस ऑफ व्हाट लॉज आर इनएक्टेड। इसके सोर्सेज माने जाते हैं गॉड, नेचर एंड रीजन। अब जब हम नेचुरल लॉ पढ़ते हैं तो हम अलग अलग पीरियड्स की बात करते हैं, एंशिएंट, मेडिवल, रेनेसां एंड मॉडर्न पीरियड। आज का लेक्चर जो है उसमें हम केवल एंशिएंट पीरियड के फिलोसफर्स की बात करेंगे, क्योंकि वरना लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाता है और आपको समझने में और याद करने में टाइम लगेगा। तो जब हम एंशिएंट पीरियड के फिलोसफर्स की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल लॉ थ्योरी, तो हम ग्रीक फिलोसफर्स के बारे में पढ़ते हैं और रोमन फिलोसफर्स के बारे में पढ़ते हैं। ग्रीक में हम पढ़ेंगे हेराक्लिटस, सोक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल के बारे में। आई एम श्योर कि एटलीस्ट सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल का नाम सबने सुना होगा, नहीं सुना तब भी कोई इशू नहीं है, हम अभी पढ़ने वाले हैं। और रोमन में हम पढ़ेंगे सिसेरो और अल्पियन के बारे में थोड़ा सा। लेट अस बिगिन विद हेराक्लिटस। So this is Mr. Heraclitus. Where is he? Yeah. ये रहे हेराक्लिटस, ये इनकी पेंटिंग है, उस समय फोटोज नहीं होती थी तो ये इनकी स्केच है। ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फर्स्ट ग्रीक फिलोसफर्स। ये मानते थे कि लॉ के 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। फर्स्ट इज डेस्टिनी, सेकंड इज ऑर्डर एंड थर्ड इज रीजन।
ये मानते थे कि नेचर जो है वो कुछ ऐसा नहीं है कि हर जगह चीज़ें बस स्कैटर हो रखी हैं और पड़ी हुई हैं। ये मानते थे कि हर चीज़ जो है दे हैव सम डेफिनेट रिलेशन बिटवीन ईच अदर, देर इज सम ऑर्डर एंड देर इज सम रिदम ऑफ इवेंट्स बिटवीन दीज थिंग्स। तो अगर हम हेराक्लिटस की बात करें तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स याद रखिएगा, डेस्टिनी, ऑर्डर एंड रीजन। एंड ये कि नेचर स्कैटर्ड नहीं होता, उसमें कुछ ऑर्डर होता है। हेराक्लिटस मानते थे कि रीजन जो है वो नेचुरल लॉ का एक एसेंशियल एलिमेंट है। नाउ इफ आई गो इनटू अ लिटिल बैकग्राउंड, तो इस समय क्या था कि ग्रीक सिटी स्टेट्स होते थे छोटे छोटे, बहुत इंस्टेबिलिटी होती थी, बहुत चेंजेस होते रहते थे। तो उस समय के जो लोग थे, आम इंसान जो होते थे, इन्हें लगता था कि जो लॉ है, लॉ जो है रूलर रूलर के इंटरेस्ट को सर्व करता है, एंड इट इज़ द रूलर जिसके लिए लॉ हेल्प करता है। तो इसलिए जो उस समय के फिलोसफर थे वो नेचुरल लॉ थ्योरी लेके आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने फील हुआ कि देर इज़ अ नीड फॉर सम प्रिंसिपल्स विच आर ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन, जैसे कि हमने देखा नेचुरल लॉ थ्योरी में, जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को प्रमोट करें और मोरालिटी और राइटियस कंडक्ट को फोकस करें। मतलब कि आपको मॉरल्स होने चाहिए, आपकी कंडक्ट सही होनी चाहिए, पीस होना चाहिए। तो इससे हम देखेंगे कि आम आदमी के, किसी भी आम इंसान के इंटरेस्ट की बात जो शुरू हुई, तो इससे हमें समझ आता है कि कैसे हर जगह की फ़िलॉसफी जो है इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ द टाइम। क्योंकि यहाँ पे इस समय बहुत ज़्यादा जो रूलर्स थे, दे वर लाइक यूजिंग लॉ टू सर्व देयर ओन इंटरेस्ट। तो दैट इज़ हाउ लाइक द नेचुरल लॉज थ्योरी स्टार्टेड इमर्जिंग। अब सोक्रेटिस आए। सोक्रेटिस ने खुद जो है कुछ ज़्यादा बुक्स नहीं लिखी हैं, मतलब कुछ लिखा नहीं है। जो हम सोक्रेटिस के बारे में जानते हैं वो हम प्लेटो की राइटिंग्स के थ्रू जानते हैं। अब सोक्रेटिस ये रहे। सोक्रेटिस जो है वो बोलते थे कि जैसे कि फिजिकल लॉ होता है वैसे ही मॉरल लॉ भी होता है। ठीक है, वो बोलते थे कि नेचुरल मॉरल लॉ होता है जैसे कि नेचुरल फिजिकल लॉ होता है। नेचुरल फिजिकल लॉ क्या हो गया? लॉ ऑफ इनर्शिया, ग्रेविटी। अभी हम बात करें तो जितना इनहेरेंट नेचुरल फिजिकल लॉ होता है वो उतना ही नेचुरल मॉरल लॉ को भी मानते थे। वो बोलते थे कि ह्यूमन इंसाइट होती है, ह्यूमंस जो है गुड एंड बैड समझ पाते हैं। Socrates was all about virtue. He used to say that virtue is a concept of good and virtue is a knowledge. वो बोलते थे कि अगर कोई वर्च्यू फॉलो नहीं कर रहा है मतलब वो इंसान सिन कर रहे हैं। ठीक है, एवरी मैन possessed virtue according to which he can critically evaluate the positive law. इससे हमें पता चलता है कि लोगों के पास गुड एंड बैड समझने की नॉलेज होती है। एंड इसलिए पॉजिटिव लॉ क्या होता है? पॉजिटिव लॉ होता है जो लॉ दैट हैज़ बीन लेड डाउन, है ना। जैसे कि आज के टाइम में बात करें तो एक्ट्स हो गई, लेजिस्लेशंस हो गए, ये पॉजिटिव लॉ होता है। तो उन्होंने बोला कि वर्च्यू के वजह से ह्यूमंस जो हैं पॉजिटिव लॉ को इवैल्यूएट कर सकते हैं। इन्होंने एक सोक्रेटिक मेथड डेवलप किया था जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिक की बात होती है। हम कोई थ्योरी बनाते हैं एंड फिर हम उस थ्योरी में प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं। मतलब क्या पता कुछ कमी हो या इश्यूज हो, फिर हम इन इश्यूज को सॉल्व करते हैं। इससे हमारी थ्योरी और स्ट्रांग हो जाती है। तो आज का जो प्रेजेंट साइंटिफिक मेथड है वो भी इसी पे बेस्ड होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि हम हाइपोथेसिस निकालते हैं, फिर हम उस हाइपोथेसिस में फैक्ट्स देखते हैं, फिर कुछ इशू होता है तो हम उसे असेस करते हैं और फिर आगे हम जाके कंक्लूजन निकालते हैं। maybe we make out some new theory or we come to know like the hypothesis was wrong. So anyway, so this person Socrates जिन्होंने इतना कुछ कंसेप्ट निकाला, एक सोक्रेटिक मेथड निकाला सोचने का, समझने का, उनको उनके खिलाफ एक ट्रायल हो गया। ये माना गया कि ये अजीब स्ट्रेंज गॉड्स में बिलीव करते हैं और ये यंग लोगों का माइंड्स जो है करप्ट कर रहे हैं। एंड इसलिए उन्हें ट्रायल में डाला गया और क्या हुआ, उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। ही वॉज किल्ड। सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू लाइक even if you are like a great thinker, if you're standing against the status quo, this is might what happen to you. अब जब सोक्रेटिस जस्टिस की बात करते थे तो वो बात करते थे लीगल जस्टिस की और नेचुरल जस्टिस की। लीगल जस्टिस हर जगह अलग अलग हो सकती है, स्टैट्यूट और सोशल कंडीशंस पे डिपेंड करती है। लेकिन नेचुरल जस्टिस इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल प्लेसेस, जैसे कि हमने पहले भी काफ़ी पढ़ लिया है।
इवन दो ही डिड नॉट डिनाई द अथॉरिटी ऑफ पॉजिटिव लॉ। ये भी एक बात है जो आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है कि ये पॉजिटिव लॉ को मानते थे और इन्हें क्वेश्चन नहीं करते थे, लेकिन अर्ज करते थे कि नेचुरल लॉ जो है नेसेसरी है और नेचुरल लॉ पे बेस्ड होनी चाहिए चीज़ें। अब ये स्टूडेंट्स है सोक्रेटिस के प्लेटो। सोक्रेटिस के बारे में हम जो जानते हैं वो हम प्लेटो की राइटिंग्स की वजह से जानते हैं। इन्होंने एक डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म्स दिया था। अगर आपने पहले जूरिस पढ़ने की कोशिश करी और आप प्लेटो तक पहुंच गए हैं तो आपको ये वर्ड याद होगा और आपको समझने में ज़रूर बहुत मुश्किल हुई होगी कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म्स होता क्या है। तो मैं बताती हूँ क्या होता है। मैं आपको नीचे से शुरू करके ऊपर ले जाऊंगी। ये बोलते हैं कि फॉर्म्स आर ट्रांसेंडेंटेड आर्कीटाइप्स दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमन माइंड, इंडिपेंडेंटली ऑफ स्पेस एंड टाइम। इससे हमें ये तो पता चल गया कि फॉर्म्स कोई चीज़ होती है जो एग्जिस्ट होती है इन सारी चीज़ों के इंडिपेंडेंट, किससे? फिजिकल वर्ल्ड से, ह्यूमन माइंड से, स्पेस एंड टाइम से अलग जो चीज़ एग्जिस्ट करती है वो फॉर्म्स होती है। अब हम नीचे से शुरू करते हैं, फिजिकल वर्ल्ड और स्पेस एंड टाइम से। ठीक है, अब जैसे हम बात करें, ये है यूनिकॉर्न जैसी चीज़, ये है ग्रे हॉर्स जैसी चीज़, ये है ब्राउन हॉर्स जैसी चीज़, ये है बेल, है ना, सुंदर लड़की। तो सुंदर सुंदर घोड़े, यूनिकॉर्न्स, ये क्या है? फिजिकल चीज़ें हैं। ठीक है, ये है फिजिकल चीज़ें, चेंज हो जाती हैं, इम्परफेक्ट हो सकती हैं, किसी और चीज़ पे डिपेंड हो सकती है। घोड़े ने ज़्यादा खाना खाएगा तो सुंदर लगेगा, बेचारा भूखा है, मरने वाला है, तो क्या पता सुंदर ना लगे। उसकी टांग वांग टूट गई तो क्या पता सुंदर ना लगे। उसके बाद जब हम ये बात करें तो ये बेसिकली ब्यूटी के फॉर्म्स हो गए। फिर हम आगे जाएं तो और फिनोमिनन्स आए कि क्या, कि अच्छा सुंदर रोज़ हो गया, घर हो गया, है ना, ये हॉर्सेस सुंदर। देन हायर फॉर्म्स जो हो गए वो आइडियल्स हो गए, द आइडिया ऑफ ब्यूटी एंड जस्टिस। एंड देन हाईएस्ट फॉर्म हो गया गुड, विच इज़ नॉन फॉर फिजिकल। ब्यूटी जो है फिजिकल, द फॉर्म ऑफ ब्यूटी, कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी इज़ नॉट फिजिकल। ठीक है, इट इज़ एटर्नल। आइडिया ऑफ ब्यूटी जो है एटर्नल होता है, इम्यूटेबल होता है और परफेक्ट होता है और नेसेसरी होता है। आई थिंक मुझे पर्सनली इस पेंटिंग से ज़्यादा समझ आया था, तो मैं आपको इससे दिखाती हूँ। सबसे नीचे क्या है? सबसे नीचे है सुंदर चीज़ों की पेंटिंग्स। ठीक है, फिर उसके ऊपर है असली सुंदर चीज़ें, जैसे कि एक सुंदर औरत, सुंदर पहाड़, सुंदर फूल, एक सुंदर वेस। उसके आगे है कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी, लोगों का आइडिया ऑफ ब्यूटी क्या होता है, लोग ब्यूटी कैसे समझते हैं। एंड सबसे ऊपर आता है फॉर्म ऑफ ब्यूटी, जो कि कुछ हेवनली थिंग की तरह आप मान सकते हैं कि अच्छा दिस इज दिस, ये जो ऊपर सबसे चीज़ है ना, ये थी जिसको ये बोलते थे फॉर्म। तो इस कंसेप्ट को आइडियलिज्म बोला जाता है कि देर इज सम परफेक्ट विजन और बिलीफ। ठीक है, प्लेटो क्या बोलता था कि ये जो फॉर्म्स होते हैं गुडनेस, वर्च्यू और ऑनेस्टी के, ये एटर्नल होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं। ये सब लोगों को इक्वल मेजर में मिलते हैं और इसलिए इंसानों को सेंस ऑफ जस्टिस होता है। ठीक है, इनको लगता था कि बस इंटेलिजेंट और वर्दी लोग जो हैं उन्हीं को किंग होना चाहिए। एंड ही ऑल्सो बिलीव्ड इन परफेक्ट डिविजन ऑफ लेबर। जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक वंस कि मेरी ऑडियो जो है हो रही है रिकॉर्ड की नहीं। So last time I recorded this whole lecture and the voice was not recorded, so that's why I was checking. तो हमने सबसे पहले पढ़ा सोक्रेटिस के बारे में, जिन्होंने वर्च्यू सिन की बात करी, सोक्रेटिक मेथड की बात करी, गुड बैड की बात करी। प्लेटो जिन्होंने सोक्रेटिस के बारे में इतना कुछ बताया, डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म बताया, आइडियलिज्म बताया। ठीक है, अब ये प्लेटो के वर्क्स थे, ट्रायल एंड डेथ ऑफ सोक्रेटिस, द रिपब्लिक, अपॉलॉजी। जो द रिपब्लिक इनकी बुक थी, इसमें इन्होंने बोला था कि हर एक इंसान को अपना काम करना चाहिए और दूसरों के काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। नाउ लेट्स गो टू एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जो है प्लेटो के स्टूडेंट थे 20 साल तक, लेकिन उन्होंने जो प्लेटो का डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म था उसे रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि हाँ, फॉर्म्स जो हैं, जो कंसेप्ट, नोशन ऑफ फॉर्म है, उसको मैं मान सकता हूँ, लेकिन ये जो आपने डॉक्ट्रिन बनाया मैं इसको नहीं मान सकता। क्योंकि उन्होंने बोला कि जैसे कि प्लेटो ने बोला था कि फॉर्म जो है
इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, इम्यूटेबल होता है, ये होता है। एरिस्टोटल की बात करें तो एरिस्टोटल ने बोला कि हर चीज़ एक दूसरे से डिराइव होती है, एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होती है। ओके, ही सेड forms do not exist independently of things, every form is the form of something। हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है और हर फॉर्म एक फॉर्म का दूसरा फॉर्म है ना। एवरी फॉर्म इज द फॉर्म ऑफ समथिंग। तो आप ऐसे मान सकते हैं कि प्लेटो ने इंडिपेंडेंट फॉर्म्स की बात करी और एरिस्टोटल ने इंटरडिपेंडेंट एंड फॉर्म्स बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम अदर फॉर्म्स की बात करी। ये इनका बेसिक डिफरेंस हो जाता है। एरिस्टोटल ने ये भी बोला कि अगर कोई चीज़ जस्ट बाय नेचर है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा जस्ट बाय लॉ होगी। ओके, नाउ ही ऑल्सो सेट कि नेचुरल जस्टिस जो है हर जगह वैलिड होगी, जो कि आपको लगेगा कि ये कॉमन थीम है जो हम सारे नेचुरल लॉ थ्योरी में पढ़ रहे हैं। एंड उन्होंने बोला कि नॉट एग्जिस्टिंग बाय पीपल थिंकिंग दिस और दैट, मतलब कोई इंसान सोच रहा है इसलिए नहीं है कि पॉजिटिव लॉ एग्जिस्ट कर रहा है, नेचुरल जस्टिस बस एग्जिस्ट करती है। ही ऑल्सो मेड दिस अपील फ्रॉम पॉजिटिव लॉ। ही सेड कि जो पॉजिटिव लॉ है उनको नेचुरल जस्टिस के आइडियल्स इनकॉर्पोरेट करने चाहिए। उन्होंने बोला कि नेचुरल लॉ क्या होता है, इट इज़ रीजन अनअफेक्टेड बाय डिज़ायर्स, मीन्स इफ दिस इज़ अ ह्यूमन बीइंग, ओके दिस इज़ अ ह्यूमन बीइंग, सो ह्यूमन बीइंग जैसे कि हमने देखा कि ये सारे रीज़न और लॉजिक की बात कर रहे हैं, रीज़न की बात। तो जब कोई डिज़ायर, जो पर्सनल फीलिंग्स हैं, अगर वो कोई चीज़ रास्ते में ना आए तो तब जो रीज़न आएगा उसको हम नेचुरल लॉ बोलेंगे, ठीक है, डिज़ायर के बिना। एंड पॉजिटिव लॉ शुड इनकॉर्पोरेट। नाउ अब ये बात थी बस कि एरिस्टोटल ने जो नेचुरल लॉ का आइडिया लिया ये ग्रीक जो सिटी स्टेट्स थे उससे लिया, ठीक है। तो उसकी जगह पे उस जगह के कंटेक्स्ट में था, जैसे कि वहाँ पे विमेन को सिटीजन्स नहीं मानते थे, स्लेव्स को सिटीजन्स नहीं मानते थे, है ना, विमेन को सबॉर्डिनेट मानते थे। तो जो एरिस्टोटल की थ्योरी थी वो भी इसी पे बेस्ड थी और इसी के आगे चलती थी। रॉस्को पाउंड ने ग्रीक फिलोसफर्स के बारे में कुछ ऑब्जर्वेशंस किए ग्रीक नेचुरल लॉ के बारे में, which if you keep in mind you will understand the Greek natural law theory। ये जो मोस्टली थिंकर्स एंड फिलोसफर्स के आइडियाज थे, ठीक है। एंड दिस वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकली डिक्लेयर्ड लॉज एंड ट्राइबल कस्टम्स। लॉज और ट्राइबल कस्टम्स थे और उस समय जो है ये डिफ्रेंशिएट नहीं होता था इन दोनों के बीच में, ठीक है। एंड enacted laws were in fact declared customs, the validity of which was not affected by their indifference to natural law principles। तो ऐसे कस्टम्स थे जो पॉजिटिव लॉ बन गए और उनका कुछ नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल्स से कोई लेना देना ही नहीं था। फिर देयर वाज अ ग्रोइंग कॉन्शियसनेस दैट लॉ वाज अ प्रोडक्ट ऑफ विजडम एंड रीजन विच कन्फर्डेड वैलिडिटी। तो विजडम और रीजन की भी बहुत बात हुई थी नेचुरल लॉ थ्योरी में, रीजन की, ठीक है। अब चलते हैं रोम में। अब रोमन्स जो थे ये इन ग्रीक फिलोसफर्स से काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए थे और उस टाइम का जो रोमन सिस्टम था, लीगल सिस्टम, उसको इन्फ्लुएंस किया। रोमन जो लोग थे वो केवल थ्योरी की बात नहीं करते थे बल्कि इन्होंने प्रैक्टिकल शेप दी अपने कॉस्मोपॉलिटन लिविंग लॉ को। ओके, रोमन लॉ जो था यूज जेंटियम, यूज सिविल एंड यूज नेचुरल था। यूज सिविल केवल सिटीजन्स पे लगता था, यूज जेंटियम जो था वो फॉरेनर्स और सिटीजन्स दोनों पे लगता था, और यूज नेचुरली इन दोनों को मिला के बनता था। इट वॉज नेचुरल लाइट, द लॉज विच वर कॉमन टू ऑल बींग्स। ओके, इट वॉज सेंस दैट ये एक राइट है जो नेचर ने दी है सारे लिविंग थिंग्स को। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। अब यहाँ पे प्रेटर्स होते थे। प्रेटर्स क्या होते थे? प्रेटर्स सिविल जज की तरह कुछ होते थे। दे हैड एबिलिटी टू इवन एग्जीक्यूट द डेथ पेनल्टी। ओके, दे वर टू टाइप्स ऑफ प्रेटर। एंड ये कौन से होते थे? प्रेटर्स अर्बनिस एंड प्रेटर्स पेरेग्रिनस।
अर्बनिस्ट जो होते थे सिटीजन्स के बीच में सूट्स देखते थे, और प्रेटो पेरेग्रिनिस्ट जो होते थे वो फॉरेनर्स के बारे में बात करते थे। इस ही नेचुरल लॉ के डेवलपमेंट से जो है कोड ऑफ जस्टिनियन भी आया था। लेट मी सी व्हाई इज दिस हैपनिंग। अब हम बात करते हैं इस समय के फिलोसफर्स की। सबसे पहले आएंगे सिसेरो। दिस कीबोर्ड इज नॉट गोइंग, लेट मी, या सिसेरो जो थे वो 106 to 43 BC में थे। ये रही उनकी शक्ल। He was a lawyer, statesman and orator. He was not an aristocrat. Okay? एंड ये बोलते थे कि नेचर एंड रीज़न जो है ये यूनिवर्स की डोमिनेटिंग फोर्सेस होते हैं, एंड लॉ जो है गॉड से, नेचर से और ह्यूमन रीज़न से डिराइव हुआ है। उन्होंने बोला कि लॉ इन प्रॉपर सेंस इज राइट रीज़न इन हार्मनी विद नेचर। These laws are not in constant flux or evolution. इससे भी आपको ये पता चलेगा कि ये जो यूनिवर्सैलिटी है दैट इज ऑल्सो कॉमन फीचर ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरी। हर जगह हम यही पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी यही बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कि रोम में अलग लॉ होगा, एथेंस में अलग लॉ होगा, अभी अलग लॉ है, फ्यूचर में अलग होगा। ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स आर एम्ब्रेस्ड बाय अ सिंगल एटर्नल अनचेंजेबल लॉ। ओके, उन्होंने बोला कि मॉरल एक्सीलेंस क्या है, कंप्लीशन एंड परफेक्शन ऑफ नेचर है, एंड लॉ जो है वो चेंज नहीं होगा। ही वॉज अ स्केप्टिक। ये बहुत ज़्यादा लिटरली रोमन गॉड्स की स्टोरीज पे नहीं बिलीव करते थे, बट ही वॉज नॉट एन एथीस्ट। इनका भी जो कंसेप्ट था वो ऐसे ही आता था कि हाँ, डिवाइन पावर ने ह्यूमंस को बनाया और ह्यूमन जो है रीज़न कर रहे हैं, इसलिए नेचुरल लॉ है। तो इवन दो ही वॉज अ स्केप्टिक, ही वॉज नॉट एन एथिस्ट। अल्पियन की बात करें तो उन्होंने भी यही बोला कि नेचुरल लॉ, ये इंटरेस्टिंग बात है कि इन्होंने बोला कि नेचुरल लॉ है ये अप्लाई करता है सारे क्रीचर्स पे, एंड क्योंकि ये सब क्रीचर्स पे अप्लाई करता है तो इट इज़ नॉट प्रॉपर टू ट्रीट स्लेव्स एज नॉन पर्सन्स। ही वाज लाइक, बाकी लोग जो है स्लेवरी को जस्टिफाई करते थे। So I would say that's all for this lecture, and I hope you enjoyed it. And if you liked this, I'll give you, please like, comment and subscribe to my channel. And my handle is judiciarygram at judiciarygram, एंड यू विल गेट इट इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको पसंद आया, अगर आपने एनालिटिकल लॉ स्कूल के बारे में अभी नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ एनालिटिकल लॉ स्कूल के बारे में भी मेरे पास वीडियो है, और भी जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड इवन नॉर्मल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ के ऊपर वीडियोस हैं। प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस डू यू वांट, एंड आई विल मेक दैट काइंड ऑफ कंटेंट, एंड आई होप यू एंजॉयड इट। नेक्स्ट वीडियो जो मैं करूँगी उसमें मैं मेडिवल, रेनेसां और इन सारे फिलोसफर्स के बारे में, नेचुरल लॉ थ्योरी के बारे में बात करूँगी। बट दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू एंड हैव अ गुड टाइम। बाय बाय।